फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज हमारा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं जल्दी। सबसे पहला आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी एक सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है इंटरलिंक्ड होते हैं थ्रू इंटरडिपेंडेंसी और इंटीग्रेट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो इट्स इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज विच आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड टू अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। इसके बाद आता है इंडिया में। आप देखोगे बहुत सारा फ्लोरा फौना है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स, ठीक है। और बहुत सारे तो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने स्पीशीज़ को बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड करा है। नॉर्मल, जो इनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, जैसे कैटल हो गया, ये सब रोडेंट्स जो हम देखते हैं, चूहे हुए। इसके बाद इसके बाद आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे आपका आ गया ब्लैक बक आ गया और इंडियन राइनो आ गया। वल्नरेबल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो कोई भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती है। जैसे ब्लू शीप हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया। रेयर स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जैसे हॉर्नबिल और डेजर्ट फॉक्स। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है ड्यू टू सम नेचुरल जोग्राफिकल फैक्टर्स, जैसे कि आपका अंडमान टेल आ गए, निकोबार पिजन आ गई, अंडमान वाइल्ड पिग आ गए, सब। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज है कभी भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। दे कैन बी एक्सटिंक्ट, दे कैन बी मतलब कि वो स्पीशीज जो ख़त्म हो चुकी है, जो आज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आपका एशियाटिक चीता आ गया, पिंक हेड डक आ गई, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगी। वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है वो है एशियाटिक चीता, ठीक है। 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। इसके अंदर देखोगे शार्प लाइंस होते हैं इसके मुंह के ऊपर। इंडिया में 1952 पे एक्सटेंट हो गया था। अच्छा, आपको पता होगा कि अभी अभी हाल ही में इंडिया ने कुछ टाइगर्स मंगवाए, ठीक है। किसी कंट्री से मंगवाया, आप कमेंट में मुझे नाम लिखना वो कौन सी कंट्री से मंगवाया, ठीक है। कुछ तो मंगवाए थे, लिखना कमेंट सेक्शन में। ऐसे इसके बाद आप देखोगे फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हमारे लिए फूड फ्यूल फॉडर, स्पेशली ट्राइब्स जो है वो तो बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है। और जब से इनका डिप्लीशन हुआ है तब पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है ड्यू टू सम माइनिंग और ये सब एक्टिविटीज़ से, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए हमने क्या किया, फॉरेस्ट को काटा, ठीक है। ट्राइबल एरियाज में आप देखोगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं। इसके बाद कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियल रूल के समय प्लांटेशन सिस्टम हुआ, जिसमें आपने एक ही क्रॉप को पूरे एक लार्ज एरिया में उगाया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इससे भी अगेन वही हुआ कि आपका फॉरेस्ट डिग्रेड हुआ। इसके बाद लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए उन्होंने भी जो है फॉरेस्ट को डिग्रेड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश का, इट्स वन ऑफ द एग्जांपल। माइनिंग एक्टिविटीज़ ने भी कभी कभार फॉरेस्ट को डिग्रेड किया, जैसे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व। हमारा जो बुक्सा टाइगर रिजर्व था वेस्ट बंगाल में, वो माइनिंग की वजह से पूरा ख़राब हो गया और डिप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हो कि सारे फैक्टर्स ने फॉरेस्ट को कितना इफेक्ट करा है। फ्यूल फॉडर से ये है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से इंडिया के प्लांट्स एनिमल्स की स्पीशीज़ कम हो रही है। जो हिमालयन यू है, ठीक है। हिमालयन यू क्या है? हिमालयन यू का साइंटिफिक नेम है टैक्सस वेलेशिनिया, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे ये जो हिमालयन यू है, ठीक है, a chemical compound called Taxol is extracted from the bark, needles, twigs and roots of the tree and it has been successfully। अच्छा, जो हिमालयन यू है उसकी वजह से कैंसर्स की ट्रीटमेंट में थोड़ा सा आसान आया है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दैट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है। और इससे आप टैक्सॉल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हिमालयन यूज़ आपको ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कैंसर को ट्रीट करने में मदद करता है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, आपको पता है कैंसर के लिए कितना यूज़फुल है, तो इसका ड्राई होना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। So the biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. Such losses have marginalized and impoverished many indigenous and अच्छा, कुछ कम्युनिटी जो है फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है खाने पीने के लिए। अगर फॉरेस्ट ख़राब होगी तो ऑफकोर्स ये बात है उन कम्युनिटीज़ की भी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उनके यहाँ पे पॉवर्टी आ जाएगी, ठीक है। और
बाकी चीज़ों पे स्पेशली वुमेन वुमेन को बहुत ज़्यादा दूर दूर चलना पड़ता है फ्यूल फॉडर कलेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जल्दी करते थोड़ा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो पुअर लोगों को करता है, और बाकी जो थोड़े बहुत मिडिल क्लास है उनको भी करता है, क्योंकि पॉवर्टी जो है एक डायरेक्ट आउटकम होता है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का, क्योंकि आपके होम्स प्रॉपर्टी सब डैमेज हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए, जो स्पीशीज़ खत्म होने वाली है, वल्नरेबल स्पीशीज़ को बचाने के लिए कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था। ठीक है, और इस एक्ट के चलते मेन एम ये था कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाएं किसी तरह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हंटिंग को बैन किया। ठीक है, उनके हैबिटेट्स के डिस्ट्रक्शन से बचाया। ठीक है, इलीगल ट्रेडिंग को रोका हमने। साथ साथ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लगाई उनके उनके लिए। और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी निकाले, जैसे आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट ड्राइनो भी आपने सुना होगा, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है इन सबको बचाने के लिए किए जाते हैं। साथ साथ बोटानिकल गार्डन्स को फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस भी दी गई और हंटिंग को बैन भी करा गया। प्रोजेक्ट टाइगर के चलते क्या है, टाइगर को सेव करने कंजर्व करने के लिए देखा गया, और ये 1973 में लॉन्च हुआ था। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइगर्स के हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, उनकी स्पीशीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इंडिया और नेपाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टू थर्ड तो पूरे दुनिया के टू थर्ड टाइगर हमारे देश में और नेपाल में पाए जाते हैं। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबन हो गया, बंधवगढ़ हो गया, सरिस्का हो गया, मानस हो गया, पेरियार हो गया, ये सब। इसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ तक कि इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज को बचाने के लिए भी एक्ट निकाले गए 1980 और 1986 में। फिर आता है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, और हमारे देश का हाफ से भी ज़्यादा फॉरेस्ट जो है रिजर्व होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखोगे तो हमारे देश का टोटल, हमारे पूरे देश के जितने फॉरेस्ट हैं उनके 1/3 फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड होते हैं, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन, ताकि और डिप्लीट ना हो। अनक्लास फॉरेस्ट जो है बेसिकली वेस्ट लैंड्स है, और ये जो फॉरेस्ट है गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों ओन करते हैं। जो प्रोटेक्टेड होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, रिजर्व जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अनक्लास वेस्टलैंड्स होते हैं तो वह गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर आता है। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट बनता है। और साथ साथ ये जो परमानेंट फॉरेस्ट होते हैं, ये टिम्बर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट पाए गए 75%। ठीक है, और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करो, गुजरात की बात करो, यहाँ पे अनक्लास फॉरेस्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंजर्वेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो, कम्युनिटी मतलब कि हमारे जो फॉरेस्ट है उनके अंदर बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, तो वो सब कम्युनिटी हो गए। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये बात है, फॉरेस्ट में रहते हैं तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने तो कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर लिया, उन्होंने हाथ मिला लिया, जिससे वो एक साथ मिलकर जो है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन और मैनेजमेंट के लिए काम कर सके। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे दैट, यहाँ पे आते हैं इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर अंदर JFM के अंदर अंदर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट जो ख़राब होने वाले हैं या ख़राब हो चुके हैं, उनके मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन के लिए आपको मदद करनी है। ठीक है, सबसे पहले उड़ीसा में सेटअप किया गया था 1988 में, और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। इसके अंदर दो चीज़ आती है। सबसे पहली चीज़ कि लोकल इंस्टीट्यूशन बनाना। ठीक है, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट के मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन के लिए काम कर सके। बदले में उन्हें क्या मिलता था, बदले में उन्हें नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स मिलते थे, साथ साथ टिम्बर भी मिलता था, जो सक्सेसफुल प्रोडक्शन से हार्वेस्ट होता था वो टिम्बर भी उन्हें मिलता था। ठीक है, अब जो मैंने छोड़ा है वो भी, उस पर भी आऊँगा मैं अभी। अभी ये कवर कर लेते हैं। तो JFM क्या है, ये बेसिकली इसके अंदर अंदर लोकल इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ की मदद करते हैं, और वो सब मिलकर क्या करते हैं कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन और मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। सबसे पहले उड़ीसा में लाया गया था 1988 में।
ठीक है। और ऑफ कोर्स ये बातें उनके लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए तो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि उनका पूरा घर वहीं से चलता है। इसके बाद आप देखोगे कॉमन एग्जांपल सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो राजस्थान के जो विलेजर्स थे उन्होंने माइनिंग के खिलाफ, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो विलेजर्स थे उन्होंने माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करा। फिर हमारा जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसके 5 विलेजेस के लोगों ने मिलकर जो 1200 हेक्टेयर की जो ज़मीन थी उसे भैरवदेव डकॉफ सेंचुरी घोषित करके बोला कि यहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि वो कितने ज़्यादा सेंसिटिव है कि उन्होंने जो है इस ज़मीन का नाम तक रख दिया भैरवदेव डकॉफ सेंचुरी, और बोला कि इस 1200 हेक्टेयर के लैंड को यहाँ पे कोई भी हंटिंग अलाउड नहीं है। फिर चिपको मूवमेंट देखोगे हिमालयन रीजन में हुआ था, इसने अफॉरेस्टेशन को सपोर्ट किया, डिफॉरेस्टेशन को नहीं। बीज बचाओ आंदोलन में आप देखोगे इसने बोला कि भाई अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए केमिकल ज़रूरी नहीं होते, ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स भी यूज़ करे जा सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ करे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ ट्रीज़ जो है उनको हम वर्शिप करते हैं, जैसे जो मुंदास और संथाल्स है, छोटा नागपुर रीजन के जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, मुंदास और संथाल जो है ये छोटा नागपुर रीजन के ट्राइब्स हैं, और ये दोनों जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये माहुआ और कडाम्बा को वर्शिप करते हैं, ठीक है, माहुआ और कडाम्बा को। इसके अलावा आप देखोगे उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइबल्स हैं वो मैंगो और टैमरिंड को वर्शिप करते हैं, और अगर हम अपनी बात करें तो हम पीपल ऑफ बानियान को ज़्यादातर वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा इस पूरे चैप्टर में, दिस वॉज द ओनली चैप्टर, पूरा चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। सो अलविदा।